जरा सोचिए, अगर कोई आपको लाखों करोड़ों रुपए किसी राजनीतिक पार्टी को देने की इजाजत दे दे, लेकिन पूरे देश को किसी को भी पता ना चले कि पैसे किसने दिए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन भारत में कई सालों से बिल्कुल ऐसा ही होता आ रहा है। इसे कहा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम। सरकार का कहना था कि इससे राजनीति में जो काला धन है वह कम होगा, लेकिन आलोचकों का कहना था कि इससे राजनीति पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाएगी। तो आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे क्या, यह काम कैसे करते थे, इतना बड़ा विवाद हुआ और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। आज हम पूरी कहानी को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले एक बात समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई भी शेयर नहीं था, कोई निवेश नहीं था और इससे कोई मुनाफा भी नहीं मिलता था। यह सिर्फ एक वित्तीय साधन था जिसका एक ही मकसद था कि राजनीतिक पार्टियों को पैसा देना। लेकिन खास बात यह भी थी कि जिस व्यक्ति या कंपनी ने पैसा दिया है उसका नाम जनता को कभी भी पता नहीं चलता था। साल था 2017। केंद्र सरकार के बजट में एक नई योजना का ऐलान किया गया जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, और फिर जनवरी 2018 में इसे लागू कर दिया। इस पूरी योजना को संभालने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई। मान लीजिए कोई कंपनी किसी पार्टी को दान देना चाहती है तो वह सबसे पहले SBI की शाखा जाती है और फिर KYC कराना उसको अनिवार्य होता है। फिर वह अपनी जरूरत के हिसाब से बॉन्ड खरीदती है। यह बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ के मूल्य में उपलब्ध थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बॉन्ड पर कहीं भी दान देने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ था। यानी कि जिस पार्टी को बॉन्ड मिलता है उसे पैसा तो मिल जाता है, लेकिन जनता को यह कभी पता नहीं चलता कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने इस पार्टी को फंड किया है। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों के पास केवल 15 दिन का समय होता है उस बॉन्ड को अपने बैंक खाते में डिपॉजिट कराने का। कोई भी भारतीय नागरिक या भारत की रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकती थी, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। सिर्फ वही पार्टियां जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% वोट मिले हों और जो इलेक्शन कमीशन में पंजीकृत हो। सरकार का कहना था कि पहले राजनीति में बहुत सारा चंदा नगद होता था जिसमें काले धन की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम से जाएगा, रिकॉर्ड होगा और नगद दान कम होगा। सुनने में तो यह तर्क बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। पहला सवाल, अगर जनता को यह पता नहीं चले कि किस पार्टी को पैसा दिया गया है तो पारदर्शिता कहां रही। दूसरा सवाल, बॉन्ड SBI से खरीदे जाते थे, मतलब कि खरीदार की पूरी जानकारी SBI बैंक के पास मौजूद थी। आलोचकों का कहना था कि सरकार चाहे तो इस जानकारी तक पहुंच सकती है लेकिन जनता नहीं, यानी कि जानकारी सरकार के पास पहुंची लेकिन जनता से हमेशा के लिए छिपी रही। 2017 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहले कंपनियों के राजनीतिक दान की एक सीमा थी, लेकिन बाद में ये सीमाएं हटा दी गईं। यहां तक कि नई कंपनियां भी राजनीतिक दान दे सकती थी। यहीं से चिंता शुरू हुई कि कहीं सिर्फ पैसा पहुंचाने के लिए कागजी यानी सेल्स कंपनीज तो नहीं बन रही हैं। धीरे धीरे कई सामाजिक संगठन और विशेषज्ञों ने इस योजना का विरोध शुरू कर दिया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसी रिफॉर्म समेत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई। उनका कहना था कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को पैसा कौन दे रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। फिर आया 15 फरवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संविधान के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह नागरिकों की सूचना के अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने SBI को निर्देश भी दिया कि बॉन्ड खरीदने वालों की पूरी जानकारी दें और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि इस जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने पूरे रिकॉर्ड जमा किए। इलेक्शन कमीशन ने बॉन्ड खरीदने वालों और राजनीतिक पार्टियों के मिले दान का पूरा विवरण सार्वजनिक तौर पर लागू कर दिया। और इतिहास में पहली बार देश ने देखा कि किन कंपनियों और व्यक्तियों ने किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया था। तो आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी? सरकार के अनुसार इस नगद चंदे को कम करने और बैंकिंग सिस्टम के जरिए राजनीतिक फंडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास था। लेकिन आलोचकों का मानना था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता कम हुई और बड़े कॉर्पोरेट दान का प्रभाव बढ़ा। यही कारण है कि 2018 में शुरू हुई यह योजना फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त कर दी गई। अब सवाल आपसे है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स राजनीति में सुधार के प्रयास थे या फिर पारदर्शिता का सबसे बड़ा सवाल? अपनी राय कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।